दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। तो आज हम मोशन ऑफ अर्थ एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। और यदि हमारे आपने पहला पहला पार्ट है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, और दूसरा पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम, ग्रहों के बारे में एकदम डिटेल से बताया गया है। यदि वो आपने नहीं देखे हैं तो जाइए देख लीजिएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एकदम डिटेल में बताया गया है आपके लिए इसमें। तो हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी जो है की गतियों के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है। अब बात आती है कि सौरमंडल किसे कहते हैं। सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य के, जो हमारा सूर्य है उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले या भ्रमण करने वाले कह सकते हैं। भ्रमण करने वाले सूर्य के चारों ओर जो भ्रमण करने वाले जो 8 ग्रह हैं, और 172 उपग्रह हैं। कितने हैं? 172 जो हैं उपग्रह हैं। कितने? 172 उपग्रह हैं। धूलकेतु हैं, उल्काएं हैं एवं क्षुद्र ग्रह जो हैं, इनको सौरमंडल सौरमंडल इन सबको कहते हैं। और जो है, अब बात आती है ग्रह किसे कहते हैं। ग्रह तारों की परिक्रमा करने वाले, तारों की परिक्रमा करने वाले, जैसे कि सूर्य है, जैसे कि सूर्य है हमारा, ये हमारा सूर्य है। सूर्य की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं ये सभी ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अरुण, वरुण, ये सब। अब बात आती है सबसे छोटा ग्रह जो है हमारा, वो है हमारा बुध है। और हम इन्हें इमेजिनरी के माध्यम से बनाते हैं। ये हमारा, मान लीजिए ये सूर्य है हमारा, ये फिर आता है बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है, फिर बृहस्पति आता है, फिर शनि आता है, फिर अरुण आता है, सॉरी इसमें अरुण आता है, फिर वरुण आता है, सॉरी इमेजिनरी बन नहीं पाया यहाँ पे, फिर वरुण आ गया। तो हम देख सकते हैं ये बृहस्पति है, ये बुध है, ये शुक्र है, फिर पृथ्वी है, ये मंगल। यहाँ से ये 4 ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो हैं ये भीतरी ग्रह, या हम इन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं। जो 4 ग्रह जो हैं पार्थिव ग्रह हैं, और 4 जो है ग्रह जो हैं जोवियन ग्रह हैं। जोवियन ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह जो है, इन जोवियन में नहीं, फिलहाल इन सभी ग्रहों में, 8 ग्रहों में सबसे बड़ा जो ग्रह था वो है बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे छोटा जो है बुध है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है इनकी 2 गतियां हैं। इसकी कितनी हैं? 2 गतियां हैं। पहली है घूर्णन अथवा दैनिक गति, दूसरी है परिक्रमण अथवा वार्षिक गति। घूर्णन गति कैसे कहते हैं, या घूर्णन करना, जैसे कि हम पहले छोटे थे तो कंचे होते हैं ना, कंचों से खेलते थे, उन्हें घुमाते थे, तो जो अपने अक्ष पर घूमते थे वो कंचे, हाथों से नचाते थे लट्टू की तरह, तो वो अपने अक्ष पर घूमते थे, तो हम उसी को जो है घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति को इसे दैनिक गति भी कहते हैं। और परिक्रमण गति कैसे कहते हैं? जब ये हमारा मान लो कंचा है, और इसी के चारों ओर, कोई दूसरा कंचा घूमने लगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं? परिक्रमण गति या वार्षिक गति कहते हैं। फिलहाल हम पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल से। अब बढ़ते हैं डेफिनेशंस की तरफ। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। पश्चिम से जो है पूरब की ओर घूम रही है। और
कैसी घूम रही है? लट्टू के समान घूम रही है, मतलब घूर्णन गति कर रही है। हमने बताया था कि पहले हम छोटे थे तो हम कंचे से खेलते थे, उसे नचाया करते थे हाथों से, इसी को कहते हैं हम घूमती थी, जिसे पृथ्वी की घूर्णन गति कहते हैं। फिलहाल हम ये पढ़ चुके हैं जिसे हम घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण, मतलब कि पृथ्वी है हमारी जो अपने अक्ष पर घूम रही है, इसी के घूमने के कारण जो दिन रात होते हैं ना, तो हम इसी के कारण होते हैं, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही दिन रात होते हैं। इसी को इसी को जो है, इसी गति को, घूर्णन गति को हम क्या कहते हैं? दैनिक गति भी कहते हैं। दैनिक गति भी कहते हैं। जैसे कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है, क्योंकि उसे सब पता है कि नॉर्मल तो सभी को पूछना है, सभी को पता होगा, तो ऑप्शन दे देगा, कौन सी गति के कारण दिन रात होते हैं। तो उसमें उसमें किसी टाइम घूर्णन गति नहीं दिया हो और दैनिक गति दिया हो, तो हम उसे दैनिक गति लगा सकते हैं। अगर हमें पता है तो दैनिक गति लगा देंगे उसमें। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नक्षत्र दिवस किसे कहते हैं? नक्षत्र दिवस किसे कहते हैं? एक मध्यमान रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने की अवधि को, उसके जो वो नक्षत्र है उत्तरोत्तर 2 बार गुजरेगा, ये जो बीच की अवधि है, गुजरने की जो बीच की अवधि है, उसी को नक्षत्र दिवस कहते हैं। इसकी अवधि जो है 23 घंटे कितनी होती है? 23 घंटे 56 मिनट होती है। क्वेश्चन बनता है, नक्षत्र जो 2 बार गुजरता है एक मध्यमान रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने की जो अवधि है वो कितने की होती है? तो यह होती है, टाइम कितना होता है वो? 23 घंटे 56 मिनट। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है सौर दिवस किसे कहते हैं। अब सौर दिवस किसे कहते हैं? जब सूर्य को गतिहीन मानकर, जब वैज्ञानिकों को मानना है कि सूर्य गतिहीन है, मान लिया हमने, पृथ्वी पर उसके परिक्रमण की गति, जो पृथ्वी है, पृथ्वी द्वारा, ये समझते हैं इमेज के माध्यम से, ये हमारा सूर्य है, ओके, ये हमारा सूर्य है, ये गतिहीन है। कैसा है? गतिहीन है। द्वारा परिक्रमण की गणना के दिवसों के रूप में, जो इसके परिक्रमण है, ये दिनों के रूप में की जाती है। कैसे कर रही है? ये हमारे दीर्घ वृत्ताकार, ये हमारा सूर्य है, और यह दीर्घ वृत्ताकार इसकी परिक्रमा कर रही है, ये पृथ्वी कैसे कर रही है? दीर्घ वृत्ताकार परिक्रमा कर रही है, ओके। तो ऐसे समझ सकते हैं, ये हमारी कैसी है? दीर्घ वृत्ताकार परिक्रमा कर रही है, इस टाइप से ये परिक्रमा कर रही है पृथ्वी। तो जो दिवसों के रूप में की जाती है, तो उसी को हम सौर दिवस कहते हैं। क्या कहते हैं? जब, और इसकी जो अवधि है उसी, ये 24 घंटे की होती है। कितनी होती है? 24 घंटे की होती है। सूर्य के गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना करने के दिवसों के रूप में की जाती है। जब वो जो गति है जब दिवसों के रूप में की जाती है, तो उसी को हम सौर दिवस कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर दिवस होती है। जो इसकी अवधि है ये 24 घंटे की होती है। कितनी की होती है? 24 घंटे की होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है परिक्रमण गति। हमने बताया था आपके लिए, ये हमारा सूर्य है। जब कोई दूसरा ग्रह या कुछ, हमने बताया था कंचे वाले, जैसे हम कंचा खेलते थे पहले हम, तो अपने अक्ष पर जब कोई उसका दूसरा कोई गति करने लगे, तो उसी का हम परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। अब बात यह है, परिक्रमण गति डेफिनेशंस के माध्यम से पढ़ते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ, पृथ्वी, ये हमारा सूर्य है, ये हमें पता है, पृथ्वी अंडाकार मार्ग पर या दीर्घ वृत्ताकार कह सकते हैं, अंडाकार मार्ग पर 365 दिन ये हमारी पृथ्वी इस टाइप से घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर। अंडाकार मार्ग पर 365 दिन और 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी के इस अंडाकार मार्ग को भूकक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? जो यह अंडाकार मार्ग है ना, इसे को हम भूकक्षा कहते हैं।
और पृथ्वी की इसी गति को, जो हमारी ये गति है, जिस गति से पृथ्वी चल रही है, घूम रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है, इसी को हम परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। इसी को मतलब परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा कर रही है तो इसी को हम कहते हैं परिक्रमण गति। तो पृथ्वी और जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है, और ये हमारी पृथ्वी है और यह चंद्रमा है। तो यह पृथ्वी की भी परिक्रमा कर रहा है और पृथ्वी के साथ साथ चंद्रमा जो है सूर्य की भी परिक्रमा कर रहा है। तो इसे स्टेप से याद रखिएगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ते हैं इस इमेजिनरी के माध्यम से कुछ पढ़ते हैं। ये हमारा सूर्य है, सूर्य अंडाकार मार्ग में जो है पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है, देख सकते हैं हम स्टेप से। जब सूर्य के बिल्कुल पृथ्वी नज़दीक आ जाती है, सूर्य के नज़दीक आ जाती है, तो हम उसे क्या कहते हैं? तो हम उसे उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। उपसौर कहते हैं जब सूर्य के नज़दीक आ जाती है पृथ्वी, जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक आ जाती है तो हम उसे उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर। और जब दूर जाती है, अधिकतम दूरी को, जब पृथ्वी है जब सूर्य के दूर होती है, सूर्य से दूर होती है, तो हम उसे अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। याद रखिएगा, इमेज ये देख सकते हैं, ये सूर्य है, जब पास में होती है सूर्य के तो हम उसे उपसौर कहते हैं। उप और अप, ध्यान रखिएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप फिलहाल समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। डेफिनेशंस के माध्यम से समझते हैं। डेफिनेशन के माध्यम से, पृथ्वी जब सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है, हमने बताया था आपके लिए, जब पृथ्वी जो है सूर्य के पास होती है तो हम उसे उपसौर कहते हैं। और यह स्थिति कब होती है? ये 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी को होती है, ये वैज्ञानिकों का मानना था। 3 जनवरी को उपसौर होते हैं। उपसौर कहते हैं, 3 जनवरी को उपसौर दिवस भी मनाया जाता है, इस टाइप से कह सकते हैं, क्वेश्चन बन जाता है। और पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, मतलब कि दूर होती है, ये हमारा सूर्य है और ये दूर पहुंच गई पृथ्वी दूर पहुंच गई, तो ये सूर्य है, जब ये दूर पहुंच जाती है, अधिकतम दूरी होती है, और ये मान लो नज़दीक है, तो इसे उपसौर कहते हैं। और यह अपसौर, ऊ और आ, याद रखिएगा ऐसे स्टेप से, ऊ और आ। जब पास होती है तो उपसौर, जब दूर होती है तो अपसौर, याद रखिएगा। और यह स्थिति जो है 4 जुलाई को होती है। कब होती है? 4 जुलाई को। क्वेश्चन बन जाता है अक्सर कर। तो अब बात आती है, दिन रात जो हैं छोटे या बड़े क्यों होते हैं? तो अब बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी, बोल रहा है, यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी ना होती है, हमें पता है, हमें ज्ञात है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री, कितनी? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो दो दिन रात जो है, अगर झुकी ना होती, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी ना होती, तो जो दिन रात जो है बराबर होते, दिन रात बराबर होते, मतलब कि बराबर होते, झुकी नहीं होती, सर्वत्र दिन रात बराबर होते हैं। यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा न करती, जो पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा ना करती, तो एक गोलार्ध में दिन होता, दिन सदा बड़े होते और रातें छोटी होती। और सूर्य की परिक्रमा नहीं करती होती, सूर्य की पृथ्वी, तो एक गोलार्ध में दिन बड़े होते और रातें छोटी होती। जबकि दूसरे गोलार्ध में जो है रातें बड़ी और दिन छोटे और बड़ी होती। परंतु विषुवत रेखीय भाग को छोड़कर, जो विषुवत रेखा का भाग है उसको छोड़कर विश्व के सभी अन्य भागों में विभिन्न ऋतुओं में दिन रात की अवधि में अंतर पाया जाता है। विषुवत रेखा के भाग को छोड़कर विश्व के जितने भी भाग हैं उनमें सभी में दिन रात की अवधि में जो है अंतर पाया जाता है। और विषुवत रेखा पर जो दिन और रात जो है सदैव बराबर होते हैं।
दिन रात जो है बराबर होते हैं। और फिलहाल आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन रहा होगा कि जब पृथ्वी अपने झुकी नहीं होती तो दिन रात बराबर कैसे होते, ये क्वेश्चन रहा होगा। तो यहाँ पे हम समझते हैं क्योंकि हम विषुवत रेखा पे हैं, इसलिए दिन रात सदैव बराबर होते हैं अपने यहाँ पे। तो क्योंकि इसे प्रकाश वृत्त हमेशा दो भागों में बांटता है, अतः इसे हम कह सकते हैं, अतः हम विषुवत रेखा अथवा प्रत्येक भाग में, सॉरी आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, हम दोबारा पढ़ते हैं डेफिनेशन के लिए। विषुवत रेखा पर दिन रात सदैव बराबर होते हैं क्योंकि इसे प्रकाश वृत्त हमेशा दो बराबर भागों में बांटता है, अतः विषुवत रेखा आधा भाग स्थिति में प्रकाश प्राप्त करता है। जो विषुवत रेखा का जो आधा भाग है वो प्रत्येक स्थिति में प्रकाश प्राप्त करता है। आपको अब भी समझ में नहीं होगा क्योंकि प्रकाश वृत्त हमेशा दो बराबर भागों में बांटता है। जो वृत्त है प्रकाश का, ये दो बराबर भागों में बांटता है, अतः विषुवत रेखा अतः आधा भाग प्रत्येक स्थिति में प्रकाश प्राप्त करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। अब बढ़ते हैं पृथ्वी पर दिन रात की स्थिति, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी पर दिन रात की स्थिति कब बनती है ये पढ़ेंगे। 21 मार्च से, ये डेट याद रखिएगा, 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में, 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे अधिक समय तक रहता है। उत्तरी गोलार्ध में 12 घंटे से या उससे अधिक समय तक प्राप्त करता है। जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं दिन रात की अवधि बढ़ती जाती है, दिन की अवधि बढ़ती जाती है। ध्रुवों की ओर जैसे बढ़ते हैं, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा कैसा है, ये एन है मतलब नॉर्थ है और ये साउथ है। जैसे जैसे हम ध्रुव हैं ये इनकी तरफ बढ़ते हैं तो दिन की अवधि जो है बढ़ती जाती है। उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि 6 माह की होती है। तो उत्तरी ध्रुव है इस पर अवधि जो है 6 माह की होती है। और 23 घंटे से, सॉरी 23 घंटे नहीं, 23 सितंबर से 2 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक समय का होता है। जो दिन है वहाँ पे 12 घंटे या अधिक समय का होता है दक्षिणी गोलार्ध में। सूर्य के प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक समय तक होता है, मतलब कि 12 घंटे का या उससे अधिक समय का दिन होता है 23 सितंबर से 2 मार्च तक। और 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या उससे अधिक समय तक प्राप्त करता है। जैसे जैसे हम जो ध्रुव हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कोई भी है, नॉर्थ साउथ कोई भी है, और जो बढ़ते हैं दिन की अवधि बढ़ती जाती है। उत्तरी ध्रुव पर जो दिन की अवधि है याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि 6 माह की होती है। याद रखिएगा उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि 6 माह की होती है। 23 सितंबर, ये डेट याद रखिएगा, 23 सितंबर से 2 मार्च तक, 23 सितंबर से 2 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में, जो 23 सितंबर से 2 मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश जो है, याद रखिए कितना लंबा टाइम है, 12 घंटे या उससे अधिक समय का दिन होता है। जैसे जैसे दक्षिण ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, मतलब कि साउथ में बढ़ते हैं, दिन की अवधि बढ़ती है, दिन की भी अवधि बढ़ती जाती है। इस तरह हम इमेजिन कर सकते हैं कि दक्षिणी ध्रुव व उत्तरी ध्रुव दोनों पर 6 माह का दिन और 6 माह की रात होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन क्यों होता है? पृथ्वी न केवल अपने अक्ष पर घूमती है बल्कि सूर्य की परिक्रमा करती है। ये हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है। यह दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में सूर्य की परिक्रमा कर रही है, परिक्रमा करती है। अतः सूर्य के सापेक्ष जो पृथ्वी की स्थिति बदलती रहती है। जो पृथ्वी की जो स्थिति है
बदलती रहती है, कभी पास आ जाती है, कभी दूर चली जाती है, कभी पास आ जाती है, कभी दूर चली जाती है। तो जब पास या दूर जाती है तो क्या क्या घटनाएं घटती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी के परिक्रमण में 4 मुख्य अवस्थाएं आती हैं। जब दूर या पास जाती है पृथ्वी तो 4 मुख्य अवस्थाएं आती हैं। इनके परिवर्तन ऋतु होते हैं। तो हम उनके बारे में, जो ऋतु है वो परिवर्तन होती रहती है, कभी ठंड कभी गर्मी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे अब हम। अब 21 जून की स्थिति आती है, याद रखिएगा ये डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 21 जून की स्थिति को, इस समय कर्क रेखा के लंबवत चमकता है। जो सूर्य है कर्क रेखा के लंबवत चमकता है। ये पृथ्वी है, इसके मतलब कि सीधे चमकता है, कर्क रेखा के लंबवत चमकता है। इस स्थिति को ग्रीष्म सॉरी दोबारा पढ़ते हैं हम। इस समय कर्क रेखा, जो सूर्य है हमारे, सूर्य जो है कर्क रेखा के लंबवत चमकता है 21 जून की स्थिति को। याद रखिएगा ये डेट वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डेट याद रखिएगा 21 जून की स्थिति। इस समय कर्क रेखा के लंबवत चमकता है, जो सूर्य है कर्क रेखा के लंबवत बिल्कुल सीधा चमकता है। इस स्थिति को जो है ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीष्म अयनांत कहते हैं, ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। 21 जून के बाद, कब? 21 जून के बाद। ये तो जब सूर्य कर्क रेखा के लंबवत चमकता है तो उस स्थिति को जो है ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। मतलब कि गर्मियों की संभावना, गर्मी बढ़ जाती है। और 21 जून के बाद, कब? 21 जून के बाद सूर्य, जो सूर्य है उत्तरायण होने लगता है। कब? उत्तरायण होने लगता है तथा उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगती है। जो उत्तरी गोलार्ध है सूर्य का मतलब कि नॉर्थ, ऊपर, जो दिन की अवधि तब बढ़ने लगेगी। अब जैसे समझ सकते हैं ये हमारी पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। अब सूर्य जैसे जैसे यहाँ पे आने लगता है, सूर्य नहीं पृथ्वी जैसे जैसे आने लगती है उत्तरी गोलार्ध में बढ़ने लगती है, दिन की अवधि तब बढ़ने लगती है, और जिससे वहाँ ग्रीष्म ऋतु आ जाती है। जब उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगेगी तो वहाँ पे दिन की गर्मी भी पड़ेगी। जब सूर्य की रोशनी लगातार पड़ेगी तो वहाँ पे गर्मी भी बढ़ेगी। इस 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे अधिक होती है। मतलब कि 21 जून को दिन की अवधि सबसे बड़ी होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को कभी कभी इमेजिन ही करके देखिएगा कि 21 जून को सबसे बड़ी दिन की अवधि होती है, और उस दिन गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। जून का महीने में आपको पता ही होगा फिलहाल। और बात आती है 22 दिसंबर की स्थिति। 22 दिसंबर की स्थिति पढ़ते हैं। इसको क्या क्या घटनाएं घटती हैं इस समय? इस समय सूर्य मकर रेखा पर, सूर्य है मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, लंबवत चमकता है, तथा इस स्थिति को शीत अयनांत कहते हैं। मतलब कि ठंडे आने लगते हैं जब सूर्य, इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी, जो दिन की अवधि है वो लंबी और रातें छोटी होती हैं। जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो उसे कहते हैं शीत अयनांत। और जो दक्षिणी गोलार्ध में जो है दिन की अवधि लंबी हो जाती है और रातें छोटी हो जाती हैं। दक्षिण गोलार्ध में, सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में, सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में उन्मुख होने की प्रक्रिया, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध की ओर बढ़ता है, जब सूर्य का मुंह दक्षिणी गोलार्ध की ओर होता है, ऐसे समझ सकते हैं, होने की प्रक्रिया जो है 23 सितंबर के बाद। कब? 23 सितंबर के बाद। याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण डेट है ये, 23 सितंबर के बाद प्रारंभ हो जाती है। उन्मुख होने की प्रक्रिया जो है दक्षिणी गोलार्ध में, पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में उन्मुख होता है तो 23 सितंबर के बाद प्रारंभ हो जाती है। इसी समय उत्तरी गोलार्ध में ठीक विपरीत, कब? उत्तरी गोलार्ध में ठीक विपरीत देखी जाती है 22 दिसंबर के बाद। 22 दिसंबर के बाद, याद रखिएगा डेट बहुत महत्वपूर्ण है ये सब। 22 दिसंबर के बाद सूर्य 21 मार्च तक विषुवत रेखा के ओर उन्मुख होता है। 21 मार्च के बाद कब होता है? 21
मार्च के बाद सूर्य 21 मार्च के बाद विषुवत रेखा की ओर उन्मुख होता है। विषुवत रेखा बोल सकते हैं, भूमध्य रेखा, इसके कई नाम हैं, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं 21 मार्च या 23 सितंबर की स्थिति। 21 मार्च और 23 सितंबर के बीच क्या क्या घटनाएं घटती हैं पृथ्वी पर। अब बढ़ते हैं, डेट याद रखिए, 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। वो हम 22 दिसंबर के बारे में पढ़े थे, 22 दिसंबर के पढ़े थे कि सूर्य मकर रेखा पर जब लंबवत चमकता है तो इस स्थिति को शीतानांत कहते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी व रातें छोटी होने, दिन की अवधि जो है वो लंबी होती है और रातें छोटी होती हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं 21 मार्च व 23 सितंबर के बीच क्या क्या होता है। इन दोनों स्थितियों में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। देखो 21 जून को क्या था, कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर चमकता है लंबवत। और 21 मार्च से 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, मतलब कि भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, ऐसा समझ लो। अतः इस समय समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग। अब बात आती है अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं। फिलहाल हम आपके लिए बता चुके हैं, हम फिर भी बता देते हैं आपके लिए। अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ये होती हैं अक्षांश रेखाएं। इस टाइप की अक्षांश रेखाएं होती हैं, देख लीजिएगा। अक्षांश रेखाएं इस टाइप की होती हैं और इनके बीच की, सॉरी अब बड़ा बनाते हैं थोड़ा, ये अक्षांश रेखाएं हैं, सॉरी ये पृथ्वी है, अक्षांश रेखाएं नहीं, ये पृथ्वी है। पृथ्वी मान लेते हैं हम इसे पृथ्वी। तो ये अक्षांश रेखाएं हैं, इस टाइप की होती हैं अक्षांश रेखाएं। ये हमारा केंद्र है, तो ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, ठीक है। तो इनके बीच के जो अंतर होता है, अक्षांश रेखाओं के बीच का अंतर, वो कितना होता है। अक्षांश रेखाओं के बीच का अंतर जो है 111 किलोमीटर का होता है। कितना होता है, 111 किलोमीटर का होता है इनका अंतर। और पृथ्वी जो हमारी जो है किस टाइप से झुकी हुई है, देखो ये हमारी पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इस आकार में, इस आकार में झुकी हुई है हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री। दोबारा अच्छे से बनाते हैं, ये पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी जो है इस टाइप से झुकी हुई है, इस टाइप से झुकी हुई है 23.5 डिग्री, इस टाइप से। ये हमारी कैसी हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं। लंबी लंबी जो होती हैं वो देशांतर रेखाएं होती हैं, और जो सीधी सीधी होती हैं इन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखा। अब हम आपके लिए बता रहे थे, ये पृथ्वी है, ये ऐसे झुकी हुई है, तो ये हैं अक्षांश रेखा। इनके बीच का जो डिफरेंट है वो कितना है, 111 किलोमीटर। कितना, 111 किलोमीटर इनके बीच का डिफरेंस होता है, अंतर होता है अक्षांश रेखाओं के। और देशांतर रेखाएं होती हैं, ये देशांतर रेखाएं, इनके बीच का अंतर कितना होगा, 111.34 किलोमीटर। लिख देते हैं 111.34 किलोमीटर इनके बीच का डिफरेंस होता है। अब फिलहाल हम पढ़ते हैं, विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है तथा अतः इस समय समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग, जो अक्षांश रेखाएं हैं ऐसे हम पढ़ते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ओके, ये हमारी जो है पृथ्वी है, और जो अक्षांश रेखाएं हैं इनका आधा भाग, ऐसे समझते हैं, आधा भाग ऐसे समझ लो एग्जाम्पल के तौर पे। आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, जो आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है और आधा प्राप्त नहीं कर पाता है।
अतः दिन रात बराबर हो जाते हैं। जब आधा भाग प्राप्त करता है तो रात हो जाती है, और आधा निकलता तो आधा प्राप्त करता है तो दिन हो जाता है, आधा नहीं करता तो रात हो जाती है। तो इसे हम कह सकते हैं कि दिन रात जो है बराबर होने लगते हैं 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच। कितने? 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच जो है दिन रात जो है बराबर होने लगते हैं। इस समय दिन रात की अवधि बराबर और ऋतु के समानता के कारण इसे विषुव अथवा समरात दिन या इक्विनेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विनेक्स कहते हैं। स्प्रिंग इक्विनेक्स इसे कह सकते हैं, जब दिन रात जो है समान होते हैं। और 21 मार्च को बसंत 21 मार्च को बसंत विषुव। क्या? 21 मार्च को बसंत विषुव, याद रखिएगा। ये डेट 21 मार्च को बसंत विषुव वाला है। और 23 दिसंबर, कितनी? 23 दिसंबर को शरद विषुव कहा जाता है। 21 मार्च को बसंत विषुव कहा जाता है, और जब दिन रात समान होते हैं तो इसे समरात दिन या स्प्रिंग इक्विनेक्स कहते हैं। इक्विनॉक्स कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंग नहीं कहेंगे, स्प्रिंग तो उसे कहेंगे ना, बसंत विषुव को। हाँ, बसंत विषुव को कहते हैं स्प्रिंग इक्विनेक्स, इसको कहते हैं बसंत विषुव को। उसको तो सिर्फ सम दिन रात को कहेंगे, सम रात दिन को कहेंगे इक्विनेक्स। सही, अच्छा है, बढ़िया है। इक्विनेक्स कहेंगे। और 23 सितंबर को शरद विषुव कहा जाता है। इंग्लिश में बोले तो हम कहते हैं ऑटम इक्विनेक्स। ऑटम इक्विनेक्स स्पेलिंग होती है AUTUMN। ऑटम इक्विनेक्स को होती है EQUINOX। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब फैक्ट्स आपके लिए। अब समझ में आया हो वीडियो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा टाइड के बारे में। टाइड आप समझ सकते हैं, मतलब ज्वार भाटा। ज्वार भाटा के बारे में पढ़ेंगे एकदम डिटेल में। ज्वार भाटा क्यों आता है, इसका कारण क्या है। फिर हम कहते हैं ज्वार भाटा कैसे कहते हैं, हम बता देते हैं आपके लिए। सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जो जल होता है, सूर्य और चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति होती है, उनके कारण जो है समुद्र का जब जल उठता है, ऊपर उठता है, तो हम उसी को क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। ऊपर उठता है या नीचे उठता है तो हम उसे कहते हैं ज्वार भाटा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यही टॉपिक होगा हमारा नेक्स्ट। ज्वार भाटा क्यों आता है, कैसे आता है, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।